एंड देन वी मूव्ड ऑन टू वीबीटी, वीबीटी से काम नहीं चलता है तो वी मूव ऑन टू एमओटी. So that is how the improvements took place in that era. So these are three major limitations of our Bohr's theory. The next thing, I mean, okay. So अब इसके बाद था ऐसा कि बोर्स मॉडल के बाद एक छोटा सा काम करते हैं. हाँ, तो एक ये साइंटिस्ट आते हैं, हिज नेम इज सोमरफेल्ड. ठीक है. सोमरफेल्ड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन. ठीक है. थ्रू सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन ये बोर्स थियरी. ठीक है. और जीमेंस इफेक्ट और स्पेक्ट्रल इफेक्ट को, स्टार्क इफेक्ट को ही ट्राई टू ये एक्सप्लेन. अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट करके रख, नोट मतलब हाईलाइट करके रख लेना. जीमेंस इफेक्ट जो है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. ठीक है. और स्टार्क इफेक्ट जो होता है दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस में स्प्लिटिंग. ठीक है. ये याद रहना चाहिए. जीमैन, मैग्नेटिक, स्टार्क, इलेक्ट्रिक. बात समझ में आ रही है? जीमैन, मैग्नेटिक, स्टार्क, इलेक्ट्रिक. ये चीज पूछी जाती है मेनी अ टाइम्स एंड हम लोग उल्टा कर लेते हैं. जीमैन इलेक्ट्रिक हो गया और स्टार्क मैग्नेटिक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. G-man is splitting due to magnetic field. Man magnetic, man magnetic, stark electric. ये याद रहनी चाहिए चीज. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. रीजंस इसका क्या है ये अभी अगला मॉडल जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उस समय मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. इट इज समथिंग टू बी वर्थ नोइंग एंड इट इज समथिंग विच यू हैव टू नो इंडीड. ठीक है. इसको नहीं जानेंगे हम लोग तो वी आर गोइंग टू लूज मेनी थिंग्स इन द केमिस्ट्री. So the details and minute details of these two deviations is what I am going to present to you once we are done with. Once I'll be dealing with or doing itself uh, the wave model of atom. ठीक है ना? Let me हाँ. तो ये तीन फेलियर्स के बाद अब इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमने ये काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कर लिया था या समझ लिया था कि ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बोर्स ने ट्राई किया. अच्छा सॉरी, आई वाज एक्सप्लेनिंग सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन. हाँ, सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन में ऐसा था कि जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड हैज एक्चुअली मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी. उसने एक्चुअली बोर्स थ्योरी के अंदर ये मॉडिफिकेशन किया कि बोर्स के जो ऑर्बिट थे, स्टेशनरी ऑर्बिट, दे वर ऑल सर्कुलर इन नेचर, राइट? परफेक्ट सर्कल्स. उसने बोला नहीं, ये ऑर्बिट्स परफेक्ट सर्कल्स नहीं होते हैं. दीज ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल इन नेचर. ठीक है. इलिप्टिकल इन नेचर होगा तो टोटल एनर्जी जो होगी आपकी वो वैरी करेगी. ठीक है. और ऐसे में यानी यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा, सॉरी टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा, पोटेंशियल और काइनेटिक वेरी करते रहेंगे. यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों जो है एक टाइम पे फिक्स रहते हैं. ठीक है. और टोटल एनर्जी भी फिक्स रहती है. यहाँ पर क्या रहेगा? टोटल और पोटेंशियल वेरी, सॉरी पोटेंशियल और काइनेटिक वेरी करेगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. इनफैक्ट एवरी पॉइंट पर वेरी करता रहेगा. ठीक है. only sum total energy is going to be fixed constant. ठीक है. और उसने ये बोला कि ये जो चेंजेस होते रहेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के, इसी वजह से अलग अलग पोजीशंस पर वो अलग अलग सेट ऑफ इमिशंस करते रहता है इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पर है और यहाँ से जंप मारा इसने और ये यहाँ पर गया, ठीक है, अगले वाले ऑर्बिट पे, तो ये एक दूसरा सेट ऑफ
मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा। यहाँ से यहाँ पर गया तो एक दूसरा सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा। ठीक है, यहाँ के बीच में एनर्जी गैप कम रहेगी, यहाँ के बीच में शायद एनर्जी गैप ज्यादा रहेगी, ऐसा उसका था पोस्टुलेशन। बट दैट वाजंट गिवन अ बिग बूस्ट टू द थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एटम्स, क्योंकि इसका भी कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं था। इनफैक्ट बोर्स मॉडल इटसेल्फ गॉट डिस्कार्डेड। ठीक है, तो सोमरफेल्ड का जो मॉडिफिकेशन बोर्स मॉडल का था, दैट हैज टू बी डिस्कार्डेड एज वेल। बात समझ में आ रही है? तो सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन में सिर्फ यही है कि इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ही टुक ऑर्बिट्स टू बी इलिप्टिकल। इलिप्टिकल क्या होता है? सर्कल को चपटा कर दिया हमने तो बन जाता है इलिप्स। पता है हम लोगों को? यस सर। ओके, सो लिख लो एक लाइन बस, इसके बारे में बहुत कुछ जानना नहीं होता है। ये होना चाहिए कि यू नो द सोमरफेल्ड modification of Bohr's model in order to explain Zeeman's star effect. Effect. Sommerfeld Sommerfeld ठीक है। और हाँ, सो बेसिक अच्छा ये दो चीजें मतलब ये था, बट दिस didn't had a great impact altogether because the entire Bohr's theory was getting discarded, and the reason for discard of this is it was only applicable on, or it could only explain the hydrogen or uni-electronic systems applicable on hydrogen like species, that is uni-electronic systems. uni-electronic systems, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये ब्रॉडली फेल कर रहा था। ब्रॉडली क्या मतलब? कंप्लीटली फेल कर रहा था। ठीक है, तो चूंकि ये फेल कर रहा था तो फिर, और फेल करने के पीछे रीजन क्या था जो लोगों को पता चला? दैट वाज इलेक्ट्रॉन्स मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, और all the electrons are going to be moving. now उस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट रहेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर। ठीक है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का दूसरे मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहेगा,
अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पोजीशंस फिक्स नहीं है। और कूलम्स लॉ बेसिकली एटलीस्ट फिक्स पोजीशन ना हो तो सेपरेशन फिक्स होना चाहिए। अगर सेपरेशन भी फिक्स नहीं है, अगर सेपरेशन चेंज कर रहा है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू व्हाट शुड आई से अप्लाई द कूलम्स लॉ। क्योंकि कंटिन्यूअसली चेंजिंग डिस्टेंस अगर रहेगा तो कूलम्स लॉ के अंदर मतलब हमारा कोई भी अगर ये इक्वेशन डिराइव करेंगे स्टैटिक मॉडल वाला, डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस वाला, तो वो हार्डली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वैलिड रहेगा, अगले वाले सेकेंड के लिए चेंज हो जाएगा। दैट वाज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग विच we got an idea that cannot be handled through this kind of model। ठीक है, यानी बोर्स मॉडल जो जिस टाइप का मॉडल है that is particle nature model। These type of models cannot handle the changing separation between charge particle type of systems। बात समझ में आ रही है what I am trying to say? यस। ठीक है, तो ये समझना ही होता है, कहीं पर लिखना नहीं होता, बट आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू इन मेनी वेज। ठीक है, तो हाँ, एट द सेम टाइम मतलब लोग साइंटिस्ट ने ये जब रियलाइज किया कि बोर्स मॉडल या सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल नेचर मॉडल्स आर not going to be able to perfectly explain the behavior of atoms, and at the same time there was backing of some other developments which were taking place uh, in the field of science, especially physics। दो important developments थे जो कि पैरेलली इसके टेक प्लेस कर रहे थे। one such development was डी ब्रॉगली थियरी। डी ब्रॉगली सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। नहीं, अब ऊपर नहीं, ये नेक्स्ट पेज आ गया है। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? सर एक मिनट, लास्ट लाइन बाकी थी, सॉमरफील्ड। अच्छा, सर नीचे। हाँ यस सर, डन। ओके। हाँ, सो in the parallel world two important theories were evolving, या फिर two important things were taking place। one of them was de Broglie's dual behavior principle। ठीक है, डी ब्रॉगली डुअल बिहेवियर प्रिंसिपल। एक सेकेंड, प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? कैन यू गाइस हेल्प मी? सर पी एल ई, एल ई ना? LE। हाँ, यस सर, एल वाला तो स्कूल प्रिंसिपल होता स्कूल प्रिंसिपल होता है। है, राइट। इसमें मैं बचपन से कंफ्यूज होते रहता हूँ। इट्स नॉट नाउ, आई मीन बचपन से एक्चुअली होते रहता हूँ, अभी भी होते रहता हूँ, पता नहीं कॉन्फिडेंटली याद नहीं रहता है। एनीवे, so the first one is de Broglie dual behavior principle, जिसमें he explains that everything in motion
in this universe has both the characters of matter as well as wave. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल, यानी हम लोग दौड़ रहे हैं तो हमारे अंदर वेव का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, या वेव कुछ दूसरी दुनिया की चीज है. He said that everything in this universe, if it has motion, so by virtue of its motion, even particles can have wave behavior. That is called dual behavior principle. ठीक है, ये dual behavior of matter basically बोल सकते हैं. Principle of dual behavior of matter. ठीक है, दुनिया की सारी चीजें जो मूव कर सकती हैं वो डुअल बिहेवियर, दोनों बिहेवियर रखेंगी. कैसा? वेव और पार्टिकल. डुअल बिहेवियर में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट वेव बिहेवियर एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर. वेव पार्टिकल, also known as wave particle duality. ठीक है, वेव पार्टिकल duality. ओके, सो एक तो ये दुनिया के अंदर चल रहा था, और दूसरा पैरेलली इंपॉर्टेंट चीज जो आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसका नाम था सर थोड़ा बता दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया. क्या क्या? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं मैंने, बस यही बताया कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. डे ब्रॉगली ने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर मतलब ये बताया कि जो भी चीजें दुनिया में मैटर है, तो जनरली हमारा परसेप्शन ये था कि सारे मैटर्स पार्टिकल हैं. ठीक है, या उनके पास सिर्फ पार्टिकल रिलेटेड प्रॉपर्टीज ही रहती है. दे कैन नॉट हैव वेव रिलेटेड प्रॉपर्टीज. सिमिलरली वेव्स कैन नॉट हैव पार्टिकल रिलेटेड प्रॉपर्टीज. यहाँ पर ही एक्सप्लेन्स दैट ही सिंपली picks up the dichotomy by saying that every matter or every particle in motion can have wave nature. ठीक है, and similarly waves can also be considered to be particles if we want to, or if we have to consider them under certain circumstances, we can consider them as particles as well. ठीक है, उसने बोला कि ऐसी दो अलग अलग दुनिया नहीं है, दोनों एक ही दुनिया के पार्ट हैं. मैटर इन मोशन इज अ सोर्स ऑफ वेव, एंड सिमिलरली वेव्स जो हैं दे कैन बी कंसिडर्ड और ट्रीटेड एज पार्टिकल्स एज वेल, दो उनके मास काफी कम निकल के आएंगे, बट दे कैन बी ट्रीटेड एज. ठीक है ना? Am I making sense? Yes, sir. ओके, सो दिस वाज वन. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर था, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था यहाँ पर, दैट वाज कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक सेकेंड रुक जाओ, तो मैं कभी कभी ना मेरा दिमाग थोड़ा सा एक्यूरेसी. ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, he has his own reasons for it. I'll explain that reason to you guys, and that is perfectly fine. And that is applicable only on सबएटॉमिक पार्टिकल्स. बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं होगा. सो बहुत छोटे पार्टिकल्स का पोजीशन और उनका मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विथ सर्टेनिटी, 100% श्योरिटी. ठीक है, और बोर्स मॉडल क्या कर रहा था? पोजीशन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड उसकी वेलोसिटी इन द ऑर्बिट, दोनों परफेक्टली पता लगा रहा था. ठीक है ना?
तो बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो वायलेशन कर रहा था. दैट इज अनदर लिमिटेशन विच इज अट्रीब्यूटेड टू बोर्स मॉडल. ठीक है, इट कुड नॉट अलाइन विथ लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल में. ये एक पॉइंट ऐड करके रख सकते हो अपने लिए. कैन नॉट कंप्लाई H.A. Heisenberg's uncertainty principle. Is it okay? बस यही लिखना है, can't comply Heisenberg's uncertainty principle. So these two developments were simultaneously taking place, and these made us realize, or these made us move from considering electrons as particle to considering electrons as waves. ठीक है. And now it's turn for de Broglie, turn to understand de Broglie's. ठीक है. और डी ब्रॉगली सिर्फ यही काम नहीं करेगा मैटर से, सॉरी ये पार्टिकल नेचर से वेव मॉडल में ट्रांसफॉर्मेशन में ही हेल्प नहीं करता है. इनफैक्ट डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल जो है ना, इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई जो था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमको हेल्प करने वाला है. इनफैक्ट डी ब्रॉगली इज डुअल बिहेवियर की वजह से ये एक्सप्लेन हो जाता है. बात समझ में आ रही है? कैसे होता है? वी आर गोइंग टू डू इट नाउ. सो de Broglie's dual behavior of matter में what he simply proposes is every matter in this universe can display wave characters if they are in motion. Also, for waves we can approximate we can have particle behaviors behavior at display ठीक है. That means matter can behave as a wave. That implies matter can behave as wave and
wave can have matter type properties. ठीक है, सी अब ये मैटर टाइप प्रॉपर्टीज एंड वेव टाइप प्रॉपर्टीज क्या है? तो वेव टाइप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वेव का? इट विल हैव फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। ठीक है, ये होते हैं कैरेक्टर ऑफ वेव। कैरेक्टर ऑफ मैटर क्या होता है? मोमेंटम इज कैरेक्टर ऑफ मैटर। मोमेंटम, मोमेंटम में क्या होता है? मास भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। तो मास और वेलोसिटी दोनों मिलेगी तो क्या होगा? मोमेंटम बनेगा, एंड मोमेंटम इज कैरेक्टर ऑफ मैटर। सो बेसिकली अगर हमारा मैटर है, मोमेंटम है उसके पास, यानी मास और वेलोसिटी है, तो उसके पास एफ और लैम्डा भी रहेगा। और अगर हमारा वेव है जिसके पास एफ और लैम्डा है, तो उससे हम उसके मैटर प्रॉपर्टीज को भी कैलिब्रेट या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटर रिलेशनशिप इसने स्टैब्लिश किया है। दिस इज टर्म्ड एज डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स। ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब why it is so drastic? क्योंकि उस टाइम पे मैंने शुरू में भी बताया था कि there was a war actually between it, yeah, it was actually a conceptual war which was consistently taking place since last 300 years, starting from Newton, even before Newton. ठीक है, initially it was assumed the light waves were assumed to be having particle nature, और न्यूटन ने उसको चेंज किया। ही कन्वर्टेड इट इनटू वेव नेचर, मतलब उसने बोला कि ये नहीं पार्टिकल नहीं है, वेव है। ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अगेन पार्टिकल। और 19th सेंचुरी के, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में आते आते तक इट वाज अज्यूम्ड, मतलब इट वाज प्रूवन दैट दे आल्सो हैव पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव्स डू हैव पार्टिकल नेचर, क्योंकि क्वांटाइज थी सारी चीजें, और क्वांटाइजेशन तभी हो सकता है जब पार्टिकल बिहेवियर कोई चीज शो करने की एबिलिटी रखता हो, नहीं तो क्वांटिटी उसकी नहीं हो सकती। इट विल बी कंटिन्यूअस फ्लो। तो एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं था, इट वाज क्वांटाइज्ड। इसकी वजह से उसके अंदर पार्टिकल नेचर कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पार्टिकल्स ही क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 काउंट जो है हम पार्टिकल को ही कर सकते हैं, वेव्स को नहीं कर सकते हैं। रियलिटी यही है। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. सो एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रपोज होता है, और फिर उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आते हैं जो प्लैंक्स थ्योरी को वैलिडेट करता है। तो ऐसे सिनारियो में बाय 1920 इट वाज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर वो एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग डाइकोटोमी बिल्ड कर रही थी कि ये मैटर है कि वेव है, वेव है कि मैटर है, एंड उसको रिजॉल्व किया जाता है इस साइंटिस्ट के थ्रू। एंड ये एक सिंपल सा अजम्पशन उसने लिया कि हर चीज जो कि मोशन में है उसके पास वेव कैरेक्टर है। स्टैटिक जब तक है तब तक वो सिर्फ मैटर है। ठीक है, और जैसे ही मोशन में आया वो कैरेक्टर, वो उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर तो रहेगा ही, साथ में उसके पास वेव कैरेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बारी ये थी, अगली चीज ये थी कि हाउ टू इक्वेट द थिंग्स। तो व्हाट ही डिड इज ही डिड अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, उसने बोला कि टोटल एनर्जी, चाहे मेरा वेव फॉर्म में चीजें रहें या फिर मैटर फॉर्म में रहें, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम उसको कंसीडर करें, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ वेव पार्टिकल सिस्टम और वेव पार्टिकल duo will remain same. This was a very simple thing which he
अज्यूम टोटल एनर्जी, चाहे वो वेव के फॉर्म में हम उसकी एनर्जी को लिखें या पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी को लिखें, ठीक है, it has to be same, and that is very much true. Conservation of energy, right ना, कोई चेंजेस नहीं किया, बस उसको मैटर से वेव कंसिडर कर लिया, वेव से मैटर कंसिडर कर लिया, तो उसकी एनर्जी चेंज डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए. So, and just by using this, he was able to correlate the two worlds in a very wonderful manner. ठीक है, अब वेव के फॉर्म में अगर हम कंसिडर करते हैं, वेव फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी क्या होगी हमारी, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या फिर एच न्यू, यही होगा ना. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ वेव. और पार्टिकल फॉर्म में टोटल एनर्जी क्या होगा, पार्टिकल फॉर्म में टोटल एनर्जी होता है E is equal to mc square. Remember, do we have any idea about this? E is equal to mc square, mass into सर ये speed of light. आइंस्टाइन ने डिराइव किया था. बिल्कुल बिल्कुल, आइंस्टाइन ने ही डेराइव किया था E is equal to mc square, वहीं से ये टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट लिया है. सो आइंस्टाइन इक्वेशन से और ये प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है, दोनों को इसने कंबाइन कर दिया, 1 और 2 को कंबाइन किया. अभी वो सिर्फ लाइट के प्रीटेक्स्ट में कर रहा है, इक्वेशन लाइट के प्रीटेक्स्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रीटेक्स्ट में हम निकालते हैं और उसको लेटर ऑन जनरलाइज कर देता है सारे पार्टिकल्स के लिए कि इट्स नॉट ओनली फॉर वेव्स, इट इज आल्सो अप्लाइड फॉर एनी मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ये भी अगर मूव करेंगे फास्ट स्पीड पे तो इनके पास भी ये कैरेक्टर आएगा. ओनली थिंग इज पार्टिकल सी की स्पीड से मूव नहीं कर सकते हैं, तो सी यहाँ पर नहीं रहेगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर नॉर्मल वेलोसिटी. ठीक है, तो बस E इज इक्वल टू, सो हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो इस तरह का हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी सी कैंसिल हो जाएगा एंड h बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी. ठीक है, दिस लैम्डा इज नोन एज, दिस लैम्डा, इस लैम्डा को हम लोग डी ब्रॉगली बोलते हैं, डी ब्रॉगली. ठीक है, लैम्डा डी ब्रॉगली या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस थिंग लैम्डा डी ब्रॉगली को प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फाइन. ये वाली चीज जो है वो क्या है, ठीक है, अरे और यहाँ पर m और c जो होता है, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम, राइट, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज गोइंग टू गिव अस मोमेंटम. बात समझ में आ रही है. और एक्चुअली वेव्स में क्या होता है, वेव्स में लैम्डा हमारे पास होता है उनका, तो अब उनका जो लैम्डा है वेव्स का, उसको अगर हम लोग सीधे सीधे, मतलब ऑब्वियसली सीधे सीधे क्या, वही चीज को अगर हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंसिडर कर लें, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज नथिंग बट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो
उस वेव के साथ एसोसिएटेड जो mc है, दैट मोमेंटम जो है, दैट वी कैन फाइंड आउट, राइट? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. ठीक है। और मोमेंटम वो क्या कैरी कर रहा है, ये सर अगर एक हम, बार रिपीट कीजिए ना। सिंपल सी चीज है, जब पार्टिकल है हमारे पास तो उसका मास और वेलोसिटी हमको पता रहेगा, या एम एन सी पता रहेगा, इसके बेसिस पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम निकाल लेंगे। ठीक है। और अच्छा, सी नहीं, जिस, अगर रियल पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, तो वो जिस वेलोसिटी पर मूव करते हैं वो आ जाता है। दिस इज ट्रू फॉर एम सी वाला इक्वेशन जो है, इट इज ट्रू फॉर पार्टिकल्स मूविंग या वेव्स मूविंग एट स्पीड क्लोजर टू सी, या जिनकी स्पीड सी है, ये वेव्स के लिए है एप्लीकेबल। पार्टिकल्स के लिए जो इक्वेशन होता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, लैम्डा डी ब्रॉगली h बाई m इंटू वी हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये पार्टिकल्स के लिए। v और c का डिफरेंस, v एंड c के डिफरेंस को हम लोग सिर्फ इस तरीके से दूर कर देते हैं कि जिस चीज की जो वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वही चीज मोमेंटम देगी। यहाँ पर ये चीज जो है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ मोमेंटम, तो ये वाली चीज भी मोमेंटम की इंडिकेटर होगी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और ये मोमेंटम ऑफ वेव। ठीक है, मोमेंटम mc इज मोमेंटम ऑफ वेव, मोमेंटम ऑफ वेव, और ये mv इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो भी रेडिएशंस है, वेव्स हैं हमारी, उनका कुछ अपना वेवलेंथ होता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि उनका जो रियल वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, दैट वेवलेंथ इज नथिंग बट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर हमने रखा तो उस वेव का मोमेंटम क्या होगा ये हमको पता चल जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट, दिस सिंपल पॉइंट? इज इट ओके? Yes, sir. Okay, very good. So if we know this, then we are almost done with it. अब हमारा जो काम बचता है वो ये बचता है कि इसके ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम कर लें। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमको करनी है इसके बेसिस पर, वो बोर्स मॉडल का जो हमारा बचा हुआ काम है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और तो पहले मैं बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट जो था क्वांटाइजेशन वाला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको बता देता हूँ कि कैसे प्रूव होता है। ठीक है, और सी, होता क्या है कि मैंने वेव्स बताया था आप लोगों को, ठीक है। सो
और इसमें अब ये होता है कि इस पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी होती है वही एनर्जी इस पॉइंट पे होती है, इस पॉइंट की एनर्जी इस पॉइंट की एनर्जी सेम होती है, ठीक है ना। यानी अगर हमारा सेपरेशन एक लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होता है, तो हमारे वेव का कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड फेज, ठीक है। लैम्डा के सेपरेशन पर किसी भी दो पॉइंट, अगर वेव पर किसी भी दो पॉइंट को लेते हैं जो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल का हो, ठीक है, तो उसका फेज, मोमेंटम और एनर्जी सारी चीजें सेम होंगी। फेज का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। सो फेज, मोमेंटम एंड एनर्जी तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये बात समझ में आ रही है। बट ये होगा कब? जब हमारा सेपरेशन जो है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, राइट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये छोटी सी पॉइंट लिख लेते हैं। फॉर वेव्स, if separation between two points is an integral multiple of lambda, then the character of wave in terms of energy, momentum and direction of transfer of energy, that is phase, will be seen, ठीक है, कंजर्व्ड रहेगा। सो कंजर्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? It should be an integral multiple of lambda. What should be integral multiple of lambda? The separation between two points must be an integral multiple of lambda. बात समझ में आई? Can I go to next page? एक सेकंड सर. Sir, Done. Done. Next page पर चलूं मैं?
Yes, sir. अब देखिए, बोर्स का जो ऑर्बिट था वो कैसा था? सर्कुलर ऑर्बिट था, राइट? और किसी भी बोर्स ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस जो होगा, that will be simply equal to 2 pi r, right? टू पाई आर, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि यानी ये लेंथ जो हुआ हमारा, ये 2 पाई आर हुआ, और वेव क्वांटाइजेशन से हमको ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब हमने ये अज्यूम किया कि वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है और मोशन में है, तो मोशन में है मतलब उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब अगर ऐसा होता है कि वो वेव जो है एग्जैक्टली इन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो करके और इस तरह से साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है? सिर्फ ये है कि ये सरकमफ्रेंस जो होना चाहिए हमारा, दैट शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। जिस वेलोसिटी से भी वो मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी के थ्रू डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा, जो एसोसिएटेड वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन के साथ है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल अगर हमारा सरकमफ्रेंस हो जाता है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ वापस यहां पर आएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सेम रहेगी जैसी उसकी पहले थी। ये वेव प्रिंसिपल में भी सेम रहेगी और पार्टिकल प्रिंसिपल में भी सेम है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हमारा 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर ना हो करके अगर नॉट इक्वल टू हो जाता है, देन मतलब या तो हम थोड़े आगे हों या थोड़े पीछे हों, तो एनर्जी के टर्म्स में हम यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होंगे? कम होंगे, यहाँ पर भी कम होंगे। मतलब ऐसा अगर सिनेरियो होता है, जैसे यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू आइदर लूज और गेन एनर्जी in every such cycles, right? But if I am exactly maintaining the distance of lambda or integral multiple of lambda in each revolution, ठीक है ना, तो I am going to maintain or conserve my energy, the thing which is required till the time an electron is going to be in its orbit. Until unless it changes its orbit, there won't be any transition which will be taking place of energy. बात समझ में आ रही है? और ये कब वैलिड होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब 2 पाई आर हमारा, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी ब्रॉगली। अब लैम्डा डी ब्रॉगली क्या होगा हमारा? व्हाट इज आवर लैम्डा डी ब्रॉगली? पीछे हमने कैलकुलेट किया है h बाई एम बी, राइट? है ना? Yes, sir. So we are just going to put it over here. 2 pi r is equal to n into h by mv। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो mv ले रहे हैं हम लोग,
mv को लेफ्ट साइड लाया और 2 पाई को राइट साइड लाया, तो क्या हो गया, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ठीक है, यहां पर जब हमने n लिया था तो इट वॉजंट ऑर्बिट नंबर, इट वॉज एनी इंटीग्रल नंबर। ठीक है, बट यहां से जब वो यहां पर आया, बोर्स के क्वांटाइजेशन के फॉर्म में आया, तो इट इज प्रूवन दैट दिस n इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर। बात समझ में आ रही है? यहां पर जब हमने लिया था तो n was not specifically the orbit number, it was any integral number n, बट बोर्स फॉर्म में जब हमने इसको डिड्यूस कर लिया तो ये असर्टेन हो गया कि ये n जो है ये हर ऑर्बिट के लिए उसके अलग अलग रहेगा। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि उसके फॉर्मेट में क्या है, एमवीआर वाज क्वांटाइज्ड बाय n। फर्स्ट ऑर्बिट में h बाई 2 पाई का मल्टीपल रहेगा, 1 टाइम मल्टीपल, दूसरे वाले में 2 टाइम मल्टीपल, तीसरे वाले में 3 टाइम मल्टीपल, चौथे वाले में फोर्थ ऑर्बिट में 4 टाइम मल्टीपल, एंड etc। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। Yes. ठीक है ना, कोई इशू नहीं है ना? I hope there is Yes. no issue. All of us are understanding this point. Very good. Let me go to the next thing I'm going to do is we are going to solve few 1-2 problems on it, and then I'll be moving on uncertainty principle. ठीक है, give me 1 minute. This idea कि MVR में NH बाई 2 पाई जो है, यहाँ पर N ऑर्बिट नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, एंड नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स जो है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है उसका इंटीग्रल मल्टीपल कितना होगा वो भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो भी वेवलेंथ वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इमिट कर रहा है उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाए उस ऑर्बिट के, वो मल्टीप्लायर नंबर जो है दैट इज सेम एज द ऑर्बिट नंबर। ठीक है, सो फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 करेगा, उसको वेरीफाई करना है तो यू कैन यूटिलाइज दिस, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन करके n की वैल्यू निकाल सकते हो। इट विल कम आउट टू बी 2 पाई r को लैम्डा से डिवाइड करना है, लैम्डा जिसमें वेलोसिटी फोर्थ ऑर्बिट का डालोगे, यहाँ पर रेडियस फोर्थ ऑर्बिट का डालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 4। ठीक है, दैट यू कैन डू। सर वीएन में ई की वैल्यू क्या आएगी? वीएन में ई की वैल्यू, ई क्या होता है, ई है क्या, व्हाट इज ई? बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन। तो बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज ई, इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज ई होगा।
Okay, let us be back on question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 का जो है उसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि when wavelength associated with an electron, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है that is equal to wavelength associated with a proton, मतलब lambda of electron de Broglie wavelength lambda of electron is equal to lambda proton, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर देयर मोमेंटम, मोमेंटम को कंपेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू h by p ऑफ इलेक्ट्रॉन h by p ऑफ प्रोटॉन, राइट। दोनों का अगर वेवलेंथ बराबर है तो मोमेंटम भी बराबर होना चाहिए, राइट ना। p will be equal to pp, momentum will be equal. What about their kinetic energy and their velocity? तो वेलोसिटी जो होगा, मोमेंटम अगर सेम है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। दोनों के वेलोसिटी डेफिनेटली सेम नहीं होंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो देयर वेलोसिटी विल बी इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। इज इट ओके? काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर sir. करना है तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है mv, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें तो कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा क्या, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to p स्क्वायर बाई 2me और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2mp, ठीक है। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, p आर सेम, सो अगेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनवर्स रेशियो। जिस रेशियो में वेलोसिटी है उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। Am I making sense? Yes, sir. 18th नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 18th नंबर में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में 1.5 टाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्केप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो 1.5 टाइम्स ऑफ 13.6 will become how much, 13.6 into 1.5 is equal to 19, 15 छक्का 90 09 15 तिया 45 9 54 4 5 15 कम 15 5 20 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। और 13.6 हमारा निकलने के लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा बाहर उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 20.4 minus 13.6 that is 6.8 electron volts. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी अगर 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, जूल्स में कन्वर्ट कर लिया तो 6.8 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 11.288. हाँ ठीक है 11.288। अच्छा एक चीज और जस्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ
never be so prompt in solving and multiplying these numbers at intermediate steps. ये हमेशा ध्यान में रखना, वो हमेशा आखिरी स्टेप में किया करो। इस तरह से मल्टीपल कैलकुलेशन जब भी होते हैं ना, मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स, तो it is always a good practice to do all the multiplication and divisions at the end of the this thing, until and unless ये इंटरमीडिएट वैल्यूज भी रिक्वायर्ड हो। जैसे ये अगर वैल्यू रिक्वायर्ड होती कि टोटल एनर्जी कितना रहेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा ये बताइए, तब आप इसको कैलकुलेट करते, इट वुड हैव बीन अ गुड आइडिया। बट अदरवाइज आप कैलकुलेट कर रहे हो और फिर इस वैल्यू को अगर यूज करोगे आप, यू माइट ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेट योर कैलकुलेशंस। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, keep always keep these values in that form only until the final calculation। ठीक है, फाइनल स्टेप में बेसिकली इनको वर्कआउट करते हैं। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है ना। हाँ, वेवलेंथ जो होगा वो h/p होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, अभी हमने देखा कि इज इक्वल टू p²/2m, राइट। तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p², या फिर p इज इक्वल टू √2m/k। इज इट ओके? तो यहाँ पे रख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/k, राइट ना। अब सारी वैल्यूज रख देंगे। h इज 6.64 into 10 to the power minus 34 divided by 2 into mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 into kinetic energy, which is 6.8 into 1.6, 6.8 into 1.6 into 10 to the power minus 19 का रूट अंडर। ठीक है, 19 एंड 31 करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका रूट 10 टू द पावर माइनस 25, और 10 टू द पावर माइनस 34 के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, ऊपर में 6.64 और नीचे में अब ये बाकी सारे नंबर्स हैं, 2 इंटू 9.1 इंटू 6.8 इंटू 1.6, इसका रूट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड जो भी आंसर आएगा उसको डिपिक्ट कर देंगे। राइट, सर 6.62 होगा। कौन सा 6.62 होता है क्या? मुझे 6.64 क्यों लग रहा है? एनीवे जो भी होता है वो कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। If it is 6.62, put it 6.62. Into 9.1 into 6.8 into 1.6. Yeah, this is something like 14.07. 6.62 divided by 14.07.
हाँ ऑफ है, एक सेकेंड। हाँ फिर आज भूल गया कि नहीं इधर। सर ये तो 0.4 समथिंग आएगा। हाँ 0.47 आ रहा है तो ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻9 मीटर, दैट इज 4.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इज इट ओके? हेलो, यस सर। वेरी गुड। चलो फिर लेट्स wind up for today. बाय सर, थैंक यू सर। Bye.